हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज सिद्धार्थ। भारत का भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। भारत के भूगोल को अध्ययन करने के क्रम में हम लोगों ने इंडिया की इंडस्ट्री के विषय में चर्चा करना शुरू किया था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में इंडस्ट्री की स्थापना के लिए कौन कौन से कारक जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनमें से कुछ कारकों की हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर ली थी। उसी के अगले क्रम में ये वीडियो है भारत में उद्योग को स्थापित करने वाले कारक और भारत के औद्योगिक प्रदेश। इसी में अब हम लोग बात करेंगे पूंजी की। तो किसी भी उद्योग के लिए भूमि तथा श्रम के बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है वो है पूंजी, कैपिटल। पूंजी के बिना किसी भी उद्योगों की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं। जो उद्यमी होता है या जो उद्योग लगाने वाला व्यक्ति होता है वो जो सबसे बड़ा रिस्क वो उसमें इनपुट करता है वो है उसकी पूंजी। पूंजी को वो लगाएगा, उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और उससे फिर वो उद्योग डेवलप होता है। तो पूंजी का नो डाउट एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। फिर बात करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता की। ये इसके बारे में आपसे इससे पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, तो इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऊर्जा की उपलब्धता। ऊर्जा हर प्रकार के उद्योगों की एक रीढ़ है जिन क्षेत्रों में ऊर्जा की आपूर्ति मांग के अनुसार सुलभ होती है वहाँ उद्योगों की स्थापना करना आसान होता है। देखा गया है कि जहाँ पर कोयला या जो तापीय विद्युत के संयंत्र हैं वहाँ पर इंडस्ट्री लोग ज़्यादातर डेवलप करते हैं, अथवा जहाँ पर जल विद्युत की सुविधा मिलती है वहाँ पर भी इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होती है। मतलब पूरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो क्या होगी? वो होगी उद्योग। बाजार, उद्योगों की सफलता उनके उत्पादों के लिए विकसित बाजारों की उपस्थिति पर आधारित होती है। जो भी इंडस्ट्री लगाएगा वो बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए इंडस्ट्री लगा रहा है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ ज़रूरी है कि उसका सामान बिके। तो सामान बिकने के लिए बाज़ार, तो जहाँ पर भी वो इंडस्ट्री लगाता है वो इंडस्ट्री से मार्केट कितना दूर है और मार्केट में उसके सामान की मांग कितनी है, ये सब चीज़ें भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनती है। इसके बाद जब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर तो इसमें कुछ 2-3 कारक और हैं जो कच्चे माल और बाज़ार, ये किस प्रकार से डिटरमाइन किया जा सकता है कि कच्चे माल जहाँ पर ज़्यादा मिलेगा वहाँ इंडस्ट्री लगानी है या जहाँ बाज़ार ज़्यादा अच्छा है वहाँ इंडस्ट्री लगाए, अथवा दोनों के बीच में लगाए। तो इसके संबंध में कई सारे सिद्धांत हैं, वो हम लोग जब भी वो सिद्धांत पढ़ेंगे उस बारे में हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में के कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों की। और मैं औद्योगिक प्रदेश अब आपको पढ़ाऊँगा उससे पहले कि जितने भी अभी हमने कारक देखे उनमें हमने 2-3 कारक और ऐड किए हैं। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। अगला कारक है जलवायु। जैसे चाय, सूती वस्त्र और ऐसे कई सारे उद्योग हैं जहाँ पर जलवायु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे सूती वस्त्र के अंदर नम जलवायु की आवश्यकता होती है ताकि जो सूत का जो धागा बनेगा वो टूटे ना। शुष्क जलवायु में वो धागा टूट जाता है। अब जिस प्रकार के चाय है तो चाय में भी धूप का और वर्षा का हमें ध्यान रखना होता है ताकि चाय की पत्तियाँ सूखे ना, सड़े गले ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की इंडस्ट्री जलवायु के आधार पर ही तय की जाती है कि कहाँ पर इसकी स्थापना होगी। पर्यावरण मंजूरी। भारत में प्रशासकीय अनुमति के अलावा उद्योगों की पर्यावरणीय मंजूरी लेना भी आवश्यक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन उद्योगों की स्थापना से पर्यावरण को कोई क्षति न पहुँचे। तो ये भी आज के टाइम में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर अपने को डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो उतना पॉल्यूशन नहीं करेगी एक सीमा के बाहर कि पर्यावरण को कुछ ज़्यादा क्षति हो। जैसा कि बताया जाता है हमेशा कि सिर्फ विकास ज़रूरी नहीं है, संपोषणीय विकास होना आवश्यक है। इसलिए पर्यावरणीय जो फैक्टर है उसको हम लोगों ने इसके अंदर एक नए फैक्टर के रूप में हमने इसमें ऐड किया है। क्लियर है? अब हम लोग जब बात करेंगे भारत के औद्योगिक प्रदेशों की तो कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के नाम हैं जिसमें हुगली क्षेत्र है, मुंबई पुणे क्षेत्र है, अहमदाबाद वडोदरा क्षेत्र है, मद्रास कोयम्बटूर बेंगलोर क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार वाला जो क्षेत्र है, मथुरा दिल्ली सहारनपुर अम्बाला ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो चुके हैं। मतलब भारत में जैसे अगर हम लोग अब आप कहेंगे कि जब हम लोग औद्योगिक प्रदेशों की बात करते हैं तो हर जगह उद्योग है,
तो हर क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हो सकता है। तो हम लोग औद्योगिक प्रदेश कहेंगे किसे? हम लोग औद्योगिक प्रदेश उन क्षेत्रों को कहेंगे जहाँ पे मेजरली कई सारी इंडस्ट्री डेवलप हो, इंडस्ट्रीज इंटरलिंक हो, और जहाँ से बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता हो, चाहे देश के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, अथवा देश के बाहर वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो औद्योगिक प्रदेश में देखिए, उद्योगों की स्थापना को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से जो हमने पढ़े थे? कच्चा माल, ऊर्जा, परिवहन, श्रम बाजार, ऐतिहासिक व्यापार एवं विनिर्माण महत्व के संबंध में संपूर्ण देश में समरूपता न होने के कारण उद्योगों की प्रकृति के अनुसार उद्योगों की स्थापना में भारी असमानता मिलती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कच्चा माल, ऊर्जा, परिवहन, श्रम बाजार, क्या ये सभी जगह सभी मात्रा में एक समान है? क्या नहीं है। तो कई कई जगह इनकी आपूर्ति अधिक है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ अधिक हैं, और कई कई जगह इनकी आपूर्ति बिल्कुल नहीं है तो इंडस्ट्री की वहाँ पर कमी देखने को मिलती है। इसीलिए भारत में कुछ कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदेश विकसित हो चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भिन्न भिन्न औद्योगिक प्रदेशों के विकास में एक या अधिक कारकों की प्रमुखता रहती है और अन्य कारक गौण रूप से उसमें काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात में एज सच हम ये देखेंगे कि भाई वहाँ पर कच्चे माल के रूप में बहुत सारा हमें मिनरल मिल रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, परंतु वहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो हमें मिलती है। एक तो एक प्रशिक्षित श्रम मिल जाता है हमें, दूसरा हमें बंदरगाह मिल जाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, इसलिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम आता है, दूसरा शासकीय प्रशासकीय जो नीतियां हैं वो हमें सॉफ्ट मिलती है। इसी प्रकार से जब हम लोग बात करेंगे झारखंड की या दूसरे क्षेत्रों की तो वहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर पोर्ट नहीं है तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हुई है वहाँ पर कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, अन्य फैक्टर गौण रूप से वहाँ पर काम करते हैं। इसीलिए कोई भी एक क्षेत्र इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में डेवलप हो जाता है। क्लियर है? अब हम लोग जब बात करेंगे कि भारत के औद्योगिक प्रदेशों को 8 प्रमुख और 13 लघु औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कई कई किताबों में और अलग अलग तरीके के डिवीज़न मिल सकते हैं, कहीं पे 6 हैं, कहीं पे 7 हैं, कहीं पे 5 हैं, कहीं पे 8 हैं। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें मोटा मोटी पता होना चाहिए कि भारत में जब हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन की बात करेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस मैप को जब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, तो आप सबसे पहले उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, हमेशा मैप को हम लोग इसी तरह से देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस क्षेत्र में सबसे पहले तो आपको मैप में पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ है। यहाँ है दिल्ली, ये है गुजरात, ये महाराष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा है, इधर नीचे बेंगलुरु वाला क्षेत्र है, कर्नाटका तमिलनाडु वाला, इधर केरला वाला क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर का पठार झारखंड, बिहार, उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में आता है, और यहाँ है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, इधर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस इंडस्ट्री वाले चैप्टर को पढ़ें या भारत के भूगोल में हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ें, आपको उसकी मैप में लोकेशन तो पता हो ताकि आपको वो चीज़ याद करने में और पकड़ने में बहुत आसानी हो। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो दिल्ली वाला क्षेत्र है इसमें आप देखिए दिल्ली शामिल किया जाएगा। दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर रीजन है, गुड़गांव, नोएडा, उसको हम लोग शामिल करेंगे अलवर के तक, अलवर भिवाड़ी यहाँ तक, और इसी के साथ साथ मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में आएगा, मेरठ के साथ साथ अमृतसर तक ये बेल्ट जाएगी। ये जो 1 नंबर की जो बेल्ट है ये ठीक ऊपर तक जाएगी। तो उत्तर भारत के अंदर जो ये क्षेत्र है, ये बेल्ट है जहाँ पे दिल्ली का क्षेत्र प्रधान रूप से मौजूद है, और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वो भारत के इंडस्ट्रियल रीजन में हम लोग यहाँ पर पहला हम लोग वो देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ यूपी के अंदर हम लोग सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर और वो सारे के सारे क्षेत्र हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। गुजरात की हम लोग बात करेंगे तो गुजरात में आप ये देखिएगा गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वापी, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है। दूसरा महाराष्ट्र का जो पश्चिमी हिस्सा है जो कि मुंबई, पुणे, नासिक और महाराष्ट्र का तटवर्ती क्षेत्र जहाँ से तेल उत्खनन किया जा रहा है, मुंबई जो कि एक इंडस्ट्रियल कैपिटल है इंडिया की, उस क्षेत्र को हम लोग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें
दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में बेंगलुरु के बारे में आपको पता है, भारत का आईटी हब है। तो बेंगलोर और बेंगलोर के आसपास का क्षेत्र, बेंगलोर के नीचे चलेंगे तो तमिलनाडु के अंदर भी कुछ क्षेत्र हैं जो इस इंडस्ट्री के एरिया में हम लोग शामिल कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे केरला की, तो केरला चूँकि तटवर्ती क्षेत्र है तो यहाँ पर भी तिरुवनंतपुरम और अन्य सारे क्षेत्र हम लोग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। विशाखापत्तनम गंटूर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट एरिया कहलाता है। विशाखापत्तनम भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, तो इस वाले एरिया के अंदर भी लोहा, कोयला और इस प्रकार की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी मात्रा में डेवलप है। फिर हम लोग बात करेंगे झारखंड के अंदर छोटा नागपुर के पठार वाला क्षेत्र। ये है छोटा नागपुर का वो फेमस पठार। जब आप इंडस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप रिसोर्सेज पढ़ते हैं, जब आप वर्ल्ड रिसोर्सेज पढ़ेंगे, हर जगह पर ये छोटा नागपुर का पठार भारत की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी लोकेशन आपको कम से कम पता होनी चाहिए कि दक्षिण बिहार, झारखंड का संपूर्ण लगभग दक्षिण में संपूर्ण क्षेत्र, कुछ हिस्सा उड़ीसा का और कुछ हिस्सा हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं। यहाँ पर हमें लोहे से लेके, कॉपर से लेके, मैग्नीज से लेके कई सारे रिसोर्सेज अथवा संसाधन हम लोग यहाँ से उत्खनन करते हैं। तो ये क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, कच्चे माल की दृष्टि से भी और उद्योग की स्थापना की दृष्टि से भी। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के सबसे पुराने इंडस्ट्रियल रीजन में से एक है पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र है, हुगली हावड़ा वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र भारत में सबसे पहले और सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल रीजन में से एक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो इन सभी के विषय में शॉर्ट चर्चा, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, सबके बारे में हम लोग 4-4, 5-5 पॉइंट के बारे में ही जानेंगे। एक शॉर्ट चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, हर एक को विस्तार से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।